अचानक उमा ने कहा, तुम बेचारी जहां आरा को इतनी जल्दी भूल गए। वो एकदम इस गैर मुतवक्के तज़किरे से शशदर सा रह गया। फिर उसने सिगरेट का कश लगाया और छींक कर सुर्ख होते हुए कहा, इतनी जल्दी तो नहीं, काफ़ी अरसा हो गया। तो यू मीन। वो खामोश हो गया। सीज़र अब उमा देवी के कदमों से उठकर गिराबारी से चलता हुआ कमरे की तरफ जा रहा था। वो उसे देखती रही। फिर उन्होंने दूसरा सवाल किया, दीपाली को मालूम है? नहीं। तुमने उसे कुछ नहीं बताया? बताने की क्या ख़ास बात थी? जहांआरा बेचारी की मेरी मौजूदा ज़िंदगी में अब क्या अहमियत है? मैं खामखा उसका तज़किरा छेड़ता। और बात भी क्या थी कि जहांआरा के वालिद मुझे अपना घर दामाद बनाना चाहते थे। ऐसा अक्सर मुसलमान घरानों में होता है। दीपाली जहांआरा की गहरी दोस्त है। मैं जानता हूँ। तुम अभी कह रहे थे कि पिछले दिनों वो तुमसे खफा हो गई थी। मुमकिन है उसे मालूम हो गया हो और इस वजह से वो तुमसे। वो झुंझला गया। अगर इस वजह से नाराज़ थी तो मुझे बआसानी बतला सकती थी। वो बेइंतहा साफ दिल और मुंहफट लड़की है। वो दफतन चुप हो गया और तेवरी पर बल डालकर बोला, पता नहीं, ला खौल वला कुव्वत। औरतों के दिमाग भी अजीब अंदाज से काम करते हैं। उसे मुझे बताना तो चाहिए था अगर यही बात है। मगर तुमको ये ख्याल कैसे आया? मैं भी औरत हूँ। लाइक हेल। वो यकलख बेहद परेशान होकर प्याली में चमचा बजाने लगा। ओ माय गॉड। उमा, तुम ठीक कहती हो। मैं वाकई अजीब आफत में मुब्तला हो गया हूँ। मुझे पार्टी की तरफ से मामू जान से ही बातचीत करनी है। अर्जुमंद मंजिल जाकर। वो हेल। अर्जुमंद मंजिल कब से नहीं गए? मुद्दतें गुजर गईं। क्यों नहीं जाते? क्या एहसास से जुर्म सताता है? यही समझ लो। कभी जहाँ आरा याद आती है। अपनी पहली मोहब्बत को इंसान कभी नहीं भूल सकता है। तुमने मुझे एक बार लंदन में सरसरी सा बताया था। वो तुम्हारी फर्स्ट कज़न है ना? सेकंड। अब छोड़ो उस किस्से को। गड़े मुर्दे उखेड़ने बैठ गई। बेचारी लड़की। यू आर अ डैम क्रोकोमा। वो हंसने लगी। और मैंने कौन सा ऐसा जुर्म किया है जिसके कन्फेशन की ज़रूरत है? पहली बात तो ये है कि उसके मुतालिक तुम्हें दीपाली को अंधेरे में न रखना चाहिए। वेट। आई एम अफेयर्ड इज माई ओन बिजनेस। उमा ने ताज़ा चाय के लिए घंटी बजाई। वो इस जज्बाती छोकरे को हैंडल करना खूब जानती थी। अखबार सरकाकर उन्होंने चंद लहजों बाद मौजू तब्दील करते हुए कहा, बेचारे महमूद और ज्योति, हम अपनी बातों में इन दोनों को बिल्कुल भूल ही गए। रेहान ने पलकों पर उंगलियां फेरी। खुदा के लिए चुप रहो उमा। वो भी खामोश होकर बारिश को देखने लगी। खिदमतगार बरामदे में आया। उमा ने चायदानी की तरफ इशारा किया। वो चायदानी उठाकर अंदर चला गया। उमा ने आहिस्ता से कहा, मुझे इस वक्त गर्टर याद आ रही है। किस तरह गोलियों से छलनी होकर मरी बेचारी। स्पेन से इतने दिनों बाद हमें इत्तला मिली थी, याद है? रेहान ने अलम से सर हिलाया। और मुझे याद है जब तुम्हारी अम्मी के इंतकाल की खबर आई तो तुमने कहा था, एक तरह से अच्छा ही हुआ। अगर मैं भी क्रटट की तरह कहीं मौत के घाट उतरूं तो अम्मी जिंदा न रह सकती। उस वक्त न जाने बेचारे महमूद इस वक्त न जाने बेचारे महमूद की माँ पर क्या गुजर रही होगी। ज्योति के माँ बाप तो गालिबन उसके बचपन ही में मर चुके थे। रेहान अब ये गमनाक तज़किरा ख़त्म करना चाहता था। उसने बेचैनी से पहलू बदला और आंखें बंद कर लीं। लेकिन अब इतने अरसे बाद अचानक उसकी अम्मी उसके तसव्वुर में आन मौजूद हुई। मेरी अम्मी, मेरी अम्मी। उसने दफतन सर हाथों में छुपाकर मेज़ पर टिका दिया। रोनू। सिर्फ उसकी अम्मी इतने प्यार से उसे रोनू पुकारती थी। रोनू लो चाय आ गई, उठो। रोनू लो चाय आ गई, उठो, उमा कह रही थी। उसने हड़बड़ाकर सर उठाया और चोरों की तरह उमा पर नजर डाली। माई लिटिल मदर। उमा चाय घोलने में मसरूफ रही। वो चुपचाप अपनी प्याली का इंतजार करने लगा। एक बात सुनो। मजाक बरतरफ उमा ने उसे प्याली देकर कहा, तुमने अपनी गैर मौजूदगी में दीपाली मेरे हवाले की है। फर्ज करो वो तुम्हारे इस किस्से के बारे में मुझसे पूछे तो मैं उसे क्या बताऊं? कोई ऐसी बात नहीं है। तुम खामखा इतनी देर से लंबा चौड़ा मेलोड्रामा बना रही हो। रेहान ने फिर झुंझलाकर कहा, मगर मुझे पूरी तफसील तो मालूम होनी चाहिए। फर्ज करो जहां आरा उससे कुछ कहे तो खुद उसकी
پوزیشن کتنی نازک اور آکورڈ ہوگی، اور وہ تمہارے متعلق کیا سوچے گی کہ تم نے 2 لڑکیوں کو جل دیا، پہلے جہاں آرا کو دغا دی اور پھر اسے دھوکے میں رکھا، جبکہ وہ جہاں آرا کی اتنی گہری دوست ہے۔ مجھے یقین ہے وہ اسی وجہ سے تم سے بدک گئی تھی۔ نواب صاحب تم کو گھر داماد بنانا چاہتے تھے، مگر تم کو جہاں آرا سے خود کوئی دلچسپی نہ تھی۔ تم بالکل بے قصور ہو۔ کیا میرا ٹرائل ہو رہا ہے؟ تم کو تو واقعی بیرسٹر ہونا چاہیے تھا۔ تمہاری امی نواب قمر الزما کی سگی چچیزاد بہن تھی۔ میری امی، میری امی۔ بارش کی لطیف دھند باغ پر منڈلاتی رہی، ہوا میں پھولوں کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ پھر تمہیں جائیداد میں حصہ کیوں نہیں ملا؟ اوما ڈونٹ بی سچ اے بور۔ تم کو بتلا چکا ہوں، ریحان نے اکتا کر جمائی لیتے ہوئے کہا، مگر تم ساری الف لیلہ نہ جانے کیوں پھر سننا چاہتی ہو۔ آل رائٹ، مجھے جائیداد میں حصہ نہیں ملا، جس کی مجھے مطلق پرواہ نہیں۔ میرے نانا نواب فخر الزما چودھری نواب نور الزما چودھری کے چھوٹے بھائی تھے۔ آیا خیال میں؟ یاد کر لو، گرہ میں باندھ لو، اور ایک بار اور بار بار مجھے اپنے سوالات سے بور نہ کرنا۔ میرے نانا فخر الزما چودھری نواب قمر الزما کے والد نواب نور الزما کے اکلوتے چھوٹے بھائی تھے۔ اب رٹ کر سبق سناؤ، چلو تم بھی کیا یاد کرو گی۔ اوما کہا لگا کر ہنسی۔ آگے بتاؤ، بڑا الف لیلوی قصہ ہے؟ لائک ہیل۔ الف لیلوی قصہ یہ ہے کہ نانا جان اپنے بڑے بھائی کی طرح بے حد رنگین مزاج تھے۔ صرف کلکتہ کی گوہر جان پر ایک گاؤں نچھاور کر دیا تھا، اور ایک وہ بچپن میں سنا کرتا تھا، لکھنؤ کی ننوا بچو اور دلی کی چھمیاں اور بنارس کی بے نظیر فیوڈل ڈیکیڈنس کی بات کرتے ہیں آپ لوگ۔ اس نے پیالی ذرا زور سے تشتری میں رکھی۔ تم کو پتہ ہے ہم برجوا لوگوں کو تم فیوڈل لوگ بے حد فیسینیٹ کرتے ہو، اوما نے مسکرا کر کہا۔ بکواس۔ بہرحال ریحان نے ماچس کے لیے پہلے کرتے کی ایک جیب میں پھر دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا۔ سگریٹ پینے بند کر دو۔ ہاں پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ نانا جان نے ایک تھیٹر کمپنی میں روپیہ لگایا۔ مرحوم خود بھی ناٹک لکھتے تھے۔ ارجمند منزل میں باقاعدہ جلسہ گھر تھا۔ بہرحال تھیٹر کمپنی کا مینیجر سارا روپیہ غبن کر کے رنگون بھاگ گیا، اور جب عین عالم جوانی میں نانا جان کا اچانک حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے انتقال ہو گیا، اس وقت ان کے حصے کی زمینداری مہاجن کے ہاں رہن رکھی ہوئی تھی۔ امی ان کی اکلوتی لڑکی تھی۔ جب نانا جان مرے وہ شاید 6 یا 7 سال کی تھیں۔ والد کے مرنے کے دوسرے سال کالرا کی وبا پھیلی اور اس میں ان کی والدہ بھی چل بسیں۔ امی اپنے تایا کے ہاں پلنے لگی۔ نواب زادہ فخر الزما کو جو جائیداد فضول خرچی اور عیاشی سے بچی تھی، نواب نور الزما نے رہن سے چھڑا کر بھتیجی کے قانونی سرپرست کی حیثیت سے اپنے قبضے میں لے لی۔ قاعدے سے امی کی شادی اپنے تایازاد بھائی یعنی نواب قمر الزما سے ہونی چاہیے تھی۔ بیگم نور الزما اب شوہر کی یتیم اور نادار بھتیجی کو کیوں خاطر میں لاتی؟ وہ کشتیہ کی ایک نواب کی لڑکی کو دیکھ آئی تھیں جو جہیز میں گاؤں، مکانات، باغات اور پٹسن کے کھیت سبھی کچھ لے کر آئی۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا، ماچس سے کھیلنے لگا اور پھر بولا، امی ابھی 16 سال کی بھی نہیں ہوئی تھیں کہ نواب نور الزما نے ان کی شادی ایک نوجوان غریب مولوی سے کر دی جو ان کے لڑکے کو عربی پڑھانے آیا کرتے تھے۔ وہ امی کا حمایتی یا پرسان حال ان کے ننیھال میں بھی کوئی نہ تھا۔ باقی رشتہ دار حسب معمول آپس کی زمینداری کی مقدمہ بازیوں میں جٹے ہوئے تھے۔ یہ ایک یتیم لڑکی کی ذمہ داری کون سنبھالتا؟ ان کے ماموں اور نانا وغیرہ سب مر چکے تھے۔ نواب نور الزما کے قریبی رشتہ دار ہی امی کے ننیھالی لوگ تھے، اور سب نواب کی مطلق العنانی اور دبدبے سے خائف تھے۔ نواب صاحب نے کہا کہ لڑکا سید اور بے حد شریف ہے، اور نکاح پڑھوا دیا۔ اور واقعی ابا بہت ہی فرشتہ صفت اور بھولے انسان نکلے۔ ابا کا گاؤں شونا پور نواب صاحب کے علاقے کے پڑوس میں تھا۔ ان کے ہاں کاشتکاری ہوتی تھی۔ میرے ابا تینوں چچا اور ان کے لڑکے کاشتکار ہیں جو کھیت بوتے اور جوتتے ہیں، خود فصل کاٹتے ہیں، حقہ لے کر چوپال پر بیٹھتے ہیں۔ ہم اصل نسل کسان ہیں۔ اوما، تمہاری امی خوش رہی تھیں؟
तुम जदीद लड़की हो उमा, और तुम पिछली नस्ल की मुसलमान और हिंदू लड़कियों को नहीं समझ सकती। सब कनात और शौहर की खिदमत, जिनका दीन ईमान था। अम्मी को तो अपने ताया से भी शिकायत न थी, न अपने बाप से, जिनकी रंगरलियों का असर इस तरह उनकी अपनी ही जिंदगी पर पड़ा। वो चुप हो गया। कमाल है, तुमने मुझे ये सब उस मर्तबा लंदन में नहीं बताया था, हमेशा कतराते रहे। मेरे ज़ाती हालात से किसी को क्या दिलचस्पी हो सकती है? मुझे तो है, मुझे तो है रोनू। क्या तुम वाकई मुझे अपना पुरखुलूस दोस्त नहीं समझते? जब लंदन में उसके पास मामू जान नवाब कमरुज़्ज़मा का केबल आया था कि उसकी अम्मी का गांव में निमोनिया से इंतकाल हो गया, वो खुद बीमार पड़ा था। उस जमाने में उमा ने किस लगन से उसकी दिलजोई की थी। दिन रात वो उसके सिरहाने बैठकर उसका टेम्परेचर लेती, उसे दवा पिलाती, उसके लिए खाना पकाती, उसके कपड़े तक धोती और इस्त्री करती। सिर्फ उसकी अम्मी ही ने उसकी ऐसी देखभाल और खिदमत की थी। उमा का ये बेलौस सलूक वह उम्र भर न भूल सकता था। फिर क्या हुआ रोनू? अरे तुम्हें बतलाया तो था यार। तुम्हारी अम्मी गरीब किसान घर में किस तरह खुश रहीं। वो उदासी से मुस्कुरा दिया। मुझे याद है, मैं छोटा सा था और एक अंधेरी रात बरामदे में चटाई बिछाए लालटेन सामने रखे स्कूल का सबक याद करने में मसरूफ था, जब अंदर से अम्मी के आहिस्ता आहिस्ता रोने और अब्बा के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं अम्मी को बेहद चाहता था। उनके रोने की आवाज़ से घबराकर मैंने बाशा की दीवार से कान लगा दिए और फिर सुराख में से झांका। अम्मी दिन भर काम काज की मेहनत के बाद थक कर रोने लगी थीं। वो चूल्हे के पास पीढ़ी पर सर झुकाए बैठी थीं और मेरे अब्बा, मुझे वो मंज़र अब तक याद है। मेरे अब्बा कमरे के दरवाजे में खड़े इस मतानत से तकरीर कर रहे थे गोया जुमा घर के मेंबर को वाज कहते हों। वो कह रहे थे, मैंने तुमको मलिया बीबी शादी के दूसरे दिन समझा दिया था कि भूल जाओ कि तुम नवाब फ़ख्रुज़्ज़मा मरहूम की बेटी और नवाब नूरुज़्ज़मा चौधरी रईस आज़म फरीदपुर की भतीजी हो। और हमेशा याद रखो, उन्होंने शहादत की उंगली उठाकर कहा, कि तुम एक गरीब सैयद की बीवी और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहू हो। और याद रखो, हलीमा बीबी के शहंशाह कायनात की बेटी मौला अली के घर में चक्की पीसती थीं और ईरान की बादशाहज़ादी सैयद शहीद करबला के घर में फाका करती थीं। तुम तो उन सब की खाके पा भी नहीं हो। तौबा इस्तग़फ़ार करो और अल्लाह से डरती रहो, वो बख्शिश वाला और मेहरबान है। अब्बा रसूलल्लाह का नाम लेने के बाद दरूद पढ़कर बार बार दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे। उनकी संजीदा शक्ल और हवा में लरसती दाढ़ी पर मेरी नज़र पड़ी तो बादशाह की दीवार के उधर मुझे अपनी परेशानी के बावजूद बेअख्तियार हंसी आ गई और मैं अपनी शीतल पार्टी पर वापस आन बैठा। अम्मी साड़ी के आंचल से आंसू पोंछ कर फिर चूल्हे पर झुक गईं और अब्बा बाहर चले गए। उसके बाद मुझे याद है, अम्मी ने अब्बा से फिर कोई शिकायत नहीं की। वो खामोशी से शौहर, सास, ससुर, देवर, जेठ और नंदों की टहल में लगी रहीं। उन्हें वाकई ये फ़ख्र था कि सैयद की बीवी हैं। बेहद मजहबी थीं, 5 वक्त की नमाज, रोज़े रखतीं, मेरे लिए तरह तरह के वजीफ़े पढ़तीं, मन्नतें मानतीं। रेहान की आवाज़ भर्रा गई। उसने चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। ये सब लोग कौन थे? उमा ने पूछा। कौन? रेहान ने चौंक कर दरियाफ्त किया। यही सब जिनकी मेहनत कशी की मिसाल तुम्हारे अब्बा ने उनके सामने पेश की। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी और उनके नवासी की बीवी वगैरह। अरे छोड़ो उमा, तुमको इन बातों से क्या दिलचस्पी हो सकती? क्या पुराने किस्से लेकर बैठ गई? वो कुर्सी से उठकर बरामदे में इधर से उधर टहलने लगा। तुम्हारे अब्बा बड़े बुलंद किरदार के इंसान मालूम होते हैं। अब्बा? वो टहलते टहलते ठिठक गया। अब्बा हैरत अंगेज बेमिसाल शख्सियत के मालिक हैं। इसी वजह से उनके घर वाले उनको ज़रा सा खपती गर्दानते हैं, मगर गांव वाले उनको अच्छा खासा वलीउल्लाह भी समझते हैं। जब अम्मी की शादी हुई तो नवाब नूरुज़्ज़मा ने उनको जहेज दिया। नवाबज़ादा फ़ख्रुज़्ज़मा का छोड़ा हुआ थोड़ा सा रुपया मौजूद था और बहरहाल अम्मी नवाब नूरुज़्ज़मा के सगे भाई की औलाद थीं और वो उनकी जायदाद कब्ज़े में करके उनकी काफ़ी हक़ तलफ़ी कर चुके थे। बहरहाल तो अम्मी का थोड़ा बहुत जहेज़ बनाया गया, जो गरीब किसानों के लिए तो किसी शाही ख़ज़ाने से कम न था। मगर जब अब्बा कश्तियों पर लदे मौलवियों और काश्तकारों का काफ़िला बारात में लेकर पहुँचे तो उन्होंने जहेज़ का सामान कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। अम्मी बताया करती थीं
کہ کہنے لگے وہ نواب نورالزماں کے ایسے غریب داماد نہیں کہلانا چاہتے جنہوں نے بیوی کے روپے سے اپنا گھر بھر لیا، لہٰذا وہ صرف امی کے کپڑوں کے صندوق اٹھوا کر امی کو رخصت کرا لے گئے۔ امی کے زیور البتہ جب میری بہن رابعہ پیدا ہوئی تو نواب صاحب نے اس کے نام سے بینک میں محفوظ کر دیے تھے۔ ابا بہرحال اسی طرح دھان اگاتے، جمعہ گھر میں نماز پڑھاتے رہے۔ سچے کمیونسٹ، اوما نے کہا۔ ریحان ہنسنے لگا۔ اصل قصہ تو تم نے اب تک بتایا نہیں۔